हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे मीनिंग एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर जो है बहुत ही अनसर्टेन काम है। कभी मौसम अच्छा हुआ तो अच्छी इनकम होगी, और अगर मौसम खराब हुआ या कोई और नेचुरल कैलामिटी आ गई तो जो किसान है उसकी जो इनकम का लेवल है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो एक तरीके से ये बहुत ज़्यादा अनसर्टेन काम है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इस बात पे बल दिया जाता है कि जो किसान है वो एग्रीकल्चर के अलावा और भी रिलेटिव एक्टिविटीज़ करे, जिससे कि उसकी जो इनकम है वो कुछ तक स्टेबल आए। यानी कि किसी एक काम पे डिपेंडेंट रहने की जगह कई सारे कामों पर वो काम करे, और जिससे कि जो इनकम का लेवल है वो धीरे धीरे क्या हो, इंक्रीज हो। तो यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि दो तरीके के एस्पेक्ट है पूरे के पूरे। सबसे पहला तो हम बोलना चाहेंगे कि जो क्रॉपिंग का पैटर्न है, यानी कि वो चेंज करना। जैसे कि आप जानते हो कि रबी की फसल होती है भारत में, खरीफ की फसल होती है, इसके बीच में भी टाइम पीरियड होता है, उसमें भी यानी कि रोटेशन ऑफ फसल बताती है कि आपको डिफरेंट समय पर डिफरेंट क्रॉपिंग करनी चाहिए, जिससे कि आपकी जो जमीन की फर्टिलिटी पावर है वो इंक्रीज हो। इसके अलावा जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी है वो इस बात पे बल देता है कि इसके अलावा और भी कई सारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे फिशेस हैं, इसके अलावा पशुपालन आप बोल सकते हो, मछली पालन, मुर्गी पालन, इन सब एक्टिविटीज़ भी की जा सकती है, जिससे कि इनकम में कुछ हद तक स्टेबिलिटी आए। तो इससे तीन तरीके से जो किसान है उनकी मदद होगी। नंबर वन, एक तो रिस्क जो है एग्रीकल्चर सेक्टर का वो रिड्यूस होगा। दूसरा, सस्टेनेबल लाइवलीहुड मिलेगा उनको, ताकि वो जीवन जो है वो सही तरीके से गुजार सकें, और एक इकोलॉजिकल बैलेंस जो है इकोनॉमी में वो भी क्रिएट होगा। तो बच्चों, अगर हम बात करें एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडिया की, तो सबसे पहला जो पॉइंट हम इसमें शामिल करते हैं वो है एनिमल हस्बेंड्री। तो बच्चों, भारत में देखिए बहुत सारे जो किसान हैं, लगभग 70 मिलियन जो किसान है, 70 मिलियन जो किसान है, वो जो लैंडलेस लेबर हैं या लैंडलेस किसान आप बोल सकते हो, वो सारे के सारे जो लोग हैं वो काफ़ी बड़ी मात्रा में पशुपालन में जुड़े हुए हैं, या फार्म में आप देखिए मुर्गी पालन में, इस तरीके की एक्टिविटी में जुड़े हुए हैं। तो इससे क्या होगा कि जैसे कि आप एक टेबल आप देखिए, यहाँ पे आप एक ग्राफ में भी देख पा रहे हो कि 58% जो है पूरे का पूरा जो एनिमल हस्बेंड्री है उसका 58% केवल एक मुर्गी पालन से आ रहा है। इसके अलावा जो कैटल और बिफेलोज हैं वो 24% है। इसके अलावा सीप गॉट जो हैं वो इंडिया में 16% है, और पिग्स 1% है, और बाकी के 1% है। तो इससे क्या होता है, एक तो स्टेबल इनकम मिलती है, फूड सिक्योरिटी मिल पाती है, ट्रांसपोर्ट मिल पाता है, ठीक है, इस तरीके से काफ़ी सारी जो न्यूट्रिशन है वो मिल पाती है। तो काफ़ी बड़ा जो है इनकम का जो सोर्स है वो एनिमल हस्बेंड्री से पूरा होता है। इसके अलावा बच्चों आप देखिए, यहाँ पर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि इट इज़ दी 58% ऑफ टोटल लाइवली स्टॉक इन इंडिया, जो कि हमने आपको बता दिया। पोल्ट्री जो है वो 58% है। अदर एनिमल भी हैं, इसके बारे में हमने आपको एक बार डिस्कस कर लिया था। तो जो मिल्क का प्रोडक्शन है उसके बारे में आप देख लीजिए कि मिल्क प्रोडक्शन इन द कंट्री हैज़ इंक्रीज मोर देन 4 टाइम बिटवीन 1960 टू 2020, यानी कि 2002 तक जो है वो 4 गुना तक बढ़ गया, जिसको कि हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, ऑपरेशन फ्लड जो है वो दूध का जो उत्पादन है वो बहुत तेजी से बढ़ने को बोलते हैं। इसके अलावा बच्चों दूसरा जो पॉइंट है उसको हम बोलते हैं फिशरीज। इसके अलावा बच्चों दूसरा जो पॉइंट है उसको हम बोलते हैं फिशरीज, यानी कि मछली पालन। तो प्रेजेंटली जो फिश का जो प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्शन का वो 49% जो होता है वो इनलैंड होता है, ज़मीन के इनलैंड का मतलब है नदियाँ वगैरह से, और 51% जो है वो जो सी और ओशन से आता है, जैसे कि गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये सारे के सारे तमिलनाडु, ये सारे के सारे राज्य जो हैं वो क्योंकि जुड़े हुए हैं जो सी है उनसे, इसलिए जो मछली का उत्पादन होता है वो इन राज्यों में सबसे ज़्यादा होता है। टुडेज फिश प्रोडक्शन अकाउंट्स फॉर 1.4% ऑफ टोटल जीडीपी। तो आप जैसे देख पा रहे हैं फिश का जो प्रोडक्शन है वो जीडीपी का 1.4% भी है। इसके अलावा बच्चों एक अगला जो है हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर की। तो देखिए ये क्या होता है, हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है कि एक तरीके से आप ऐसे समझ लीजिए कि जो किसान है वो एग्रीकल्चर का ही काम करेंगे, लेकिन जो ट्रेडिशनल फसलें हैं, गेहूं, चावल, दालें, ये ना बनाकर जैसे फूल हो गए, फल हो गए, मेडिसिन्स हो गई, ठीक है, फ्लावर हो गए, इस तरीके की, या मान लीजिए मसाले हो गए, इन तरीके की चीज़ों का उत्पादन करेंगे।
इसको हम गोल्डन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, जो कि पीरियड है 1991 से लेकर 2003 तक, क्योंकि इस पीरियड में हॉर्टिकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। ठीक है, तो और हॉर्टिकल्चर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे एक तो इनकम जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है किसानों की। इसके अलावा इसमें ये एक तो एक तरीके से जैसे फ्लावर है, ये कैश क्रॉप है, यानी कि आज आप फ्लावर को मार्केट में लाए वो आप उससे तुरंत पैसा ले सकते हो। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि काफ़ी सारी जो फ़ायदा है हॉर्टिकल्चर का, तो एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट मिलती है, इनकम जनरेट होती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये जो डिफरेंट डाइवर्सिफिकेशन है इनके बारे में हमने समझा। अगली वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। इस वीडियो में बच्चों में इतना ही करा रहे हैं, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।